नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छतरपुर में जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना के तहत एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे बिजावर जनपद पंचायत के सभागार में संपन्न कराया गया है। आपको बता दें कि इस योजना में जनपद क्षेत्र के 24 गांव को आपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है और बहुत जल्द इन गाँव में रह रहे परिवारों के हर घर को पीने का शुद्ध पानी मिलने लगेगा। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। 24 गांवों को अब पीने का पानी मिलेगा। छतरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां जल जीवन योजना के तहत राहत कार्य जारी है। 24 गांव को पीने का पानी मिलने की बात कही जा रही है। 24 गांव को आपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जनपद क्षेत्र के 24 गाँव को चिन्हित किया गया है। छतरपुर से खबर, जहां पर जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना के तहत एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे बिजावर जनपद पंचायत के सभागार में संपन्न कराया गया है। आपको बता दें कि इस योजना में जनपद क्षेत्र के 24 गांवों को आपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है और बहुत जल्द इन गांवों में रह रहे परिवारों के हर घर को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। जैसे जो पानी की किल्लत आ रही है, पीने के पानी की जो परेशानी इन 24 गांवों को भुगतनी पड़ रही है, वो परेशानी जल्द ही दूर होगी। मिशन के तहत बिजावर के 24 गांवों को यहाँ सम्मिलित किया गया है, चिन्हित किया गया है। बिजावर में 142 गांव हैं, पर हमारा जो क्षेत्र पड़ रहा है दमोह के आसपास के नियर के जो गांव हैं उसको 24 को ही हम उसको कवर कर पा रहे हैं। बाकी का पन्ना ज़िले से हो जाएगा, कुछ छतरपुर ज़िले से हो जाएगा, ये पूरे 4 कवर हो जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन 24 गाँवों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुँचाना है, वो भी दिसंबर 2024 से पहले। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत तो 24 गांव को पीने का पानी मिलेगा। मिशन जल जीवन योजना के तहत 24 गांव को पीने का पानी मिलेगा। 24 गांव को चिन्हित किया गया है। जनपद के छतरपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जो पीने की किल्लत से जूझ रहे थे 24 गांव, अब उन्हें पीने की पानी की किल्लत से निजात मिलने जा रहा है। तो 24 गांव को पीने का पानी मिलेगा। छतरपुर की से खबर है इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 गांव को मिशन जल जीवन योजना के तहत राहत पहुंचाई जाएगी। इन 24 गांव को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है। जो ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत हो रही थी वो अब नहीं होगी, ये बात कही जा रही है। छतरपुर से खबर, जहां पर 24 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। मिशन जल जीवन योजना के तहत इन गांवों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। तो मिशन जल जीवन योजना के तहत पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा इन 24 गांवों को। जल जीवन योजना के तहत ये राहत पहुंचाई जा रही है, जिनमें छतरपुर जिले के 24 गांवों को चिन्हित किया गया है जलापूर्ति के लिए। ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से। तो 24 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। पानी पिएंगे 24 गांव। जो पानी की किल्लत उन्हें उठानी पड़ रही थी वो अब नहीं उठानी पड़ेगी। प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त की है कि जल्द से जल्द इन 24 गांवों को पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। भरत यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त छतरपुर से जुड़ गए हैं। भरत, 24 गांव को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, ये जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये एक जल जीवन मिशन के तहत जो है कि 24 गाँव को अब जो है कि शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर एक विकास खंड स्तर पर जो है कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिनमें
24 गांव को चिन्हित किया गया है, जिसमें तमाम जिला पंचायत और तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और वहां पर जो ग्रामीण जो दूर दराज जाकर पानी भरते थे, वो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई बीमारियां हो रही थी। अब जो है कि उनको शुद्ध जल मिल पाएगा, कि ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है। और इनको काफी दिनों से पीने के पानी की किल्लत हो रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, क्या परेशानी थी? अब तक इनको पानी नहीं दिया गया। कहाँ से ये पानी लाते थे, कैसे पानी की आपूर्ति करते थे, उसको लेकर क्या खबर है, क्या जानकारी है भरत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आसपास के जो कुएं होते थे या हैंडपंप वगैरह पर जो है कि ग्रामीण लोग निर्भर थे, और जो गर्मियों के समय में पानी स्तर कम हो जाने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हैंडपंप वगैरह सूख जाते थे, कुएं से जो है कि पानी का लेवल नीचे चला जाता था, इससे लोगों को कहा कि पेयजल नहीं मिल पाता था। तो पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी के अंदर जो है कि कीटाणु भी ज्यादा होने लगते थे, और साथ ही पानी जो है वो गंदा और मैला भी होने लगता था। तो मजबूरन ग्रामीणों को इस तरीके से पानी पीना पड़ता था। मगर जिस तरीके से जो जल जीवन मिशन जो सरकार लेकर रही है, अब उसके तहत जो है कि अब ग्रामीणों के घर पर भी नल आएगा, और टाइम से शहरी मांग कब से चली आ रही है? ग्रामीणों की कब से मांग कर रहे थे पानी के लिए, और प्रशासन ने इतनी देर क्यों कर दी ये निर्णय लेने में? जी देखिए, प्रशासन द्वारा भी इससे पहले भी जो है कि कुएं जो है कि ग्रामीणों के यहाँ पर खोदे गए थे, सार्वजनिक नल भी लगाए गए थे, मगर पानी का स्तर कम होने की वजह से क्षेत्रीय भूखंड की अगर हम बात करें तो वह पानी का स्तर काफी कम होने की वजह से परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा था। हाँ। हालांकि अभी हम वर्तमान में बात करें तो इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ हुआ है, कि जिन लोगों के पास अगर गाँव के अंदर कुएं नहीं है, सूख गए, तो ऐसे लोगों को जो है कि टंकियों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाएगा, तो जो कनेक्शन लोगों को पहुंचाए जाएंगे, जिससे उनको शुद्ध जल मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। भरत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि काफी समय से जद्दोजहद हो रही थी पानी को लेकर, लेकिन अब निराकरण हो गया समस्या का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोर्ट में हुए शूटआउट में गोली लगने से घायल हुई 1.5 साल की बच्ची ने सीएम योगी आदित्यनाथ के KGMU पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से बच्ची के अच्छे से अच्छे इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को बुधवार को लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट परिसर में ही फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लगी थी। बच्ची का इलाज लखनऊ के KGMU अस्पताल में चल रहा है। बच्ची के साथ ही उसकी मां भी घायल हुई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ KGMU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, बच्ची का हालचाल जाना। कल कोर्ट कैंपस के अंदर जो गोलीबारी हुई थी उसमें जीवा की मौत हुई थी, जिसी में इस बच्ची को भी गोली लगी थी, और गोली लगने से ये मासूम घायल हो गई थी, जिसका हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचे KGMU, और घायल बच्ची का हाल जाना। डॉक्टरों को उसके इलाज के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए। और दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि 103 दिनों के बाद पति से उनकी मुलाकात हुई, और इस दौरान उनकी बातें सुनने के लिए पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर खड़े थे। ट्विटर पर एक संदेश में सीमा ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर खड़े थे ताकि उन दोनों पर नजर रख सकें और 7 घंटे लंबी मुलाकात के दौरान उनकी सारी बातें सुन सकें। सीमा ने राजनीति के साथ आने वाली चुनौतियों और बलिदानों के बारे में भी बात की और उसे गंदा खेल बताया। दिल्ली के श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी, और अब ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया, जहां पर मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव को टुकड़ों में कुकर में उबाल दिया, और इसके साथ अपनी एक गलती की वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मौके से महिला के शव के कई टुकड़े बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वो सोसाइटी में अपने दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है, और बाद में उसके शव के कई टुकड़े किए गए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोलाया। अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल को घेरा
उन्होंने कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसके साथ ही जयशंकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी किया। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है। और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी की पहचान शाहिद के तौर पर हुई है। उसने घर में घुसकर पहले नाबालिग का रेप किया, फिर हथौड़े से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपी शाहिद ने पीड़िता के शव को पंखे से लटका दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो लखनऊ में रेप के बाद नाबालिग की हत्या की गई। रेप के बाद 16 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई। इंदिरा नगर में किशोरी की रेप के बाद हत्या हुई है। हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया और वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार है। अब बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां पर सासनी गेट क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां पर नौकरी का झांसा देकर युवक ने विधवा महिला का शारीरिक शोषण किया। महिला की युवक से मुलाकात फेसबुक के द्वारा हुई। नौकरी की तलाश कर रही महिला को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहां से नशीली दवाएं देकर उसके साथ युवक और युवक के साथियों के द्वारा शारीरिक शोषण कर ब्लैकमेल किया गया। बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अभय पांडे ने तुरंत ही टीमों को गठित करते हुए युवकों की तलाश शुरू कर दी है और महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार करने की बात कही है। उधर गाजियाबाद में गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण के मामले में जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि मस्जिद के इमाम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थल मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। अब से पहले सिर्फ नौजवानों युवतियों को ही इस्लाम का शिकार बनाया जाता, लेकिन अब छोटे मासूम बच्चों को भी इस तरीके से अपना शिकार बनाया जा रहा है। उधर रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक तरफ पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, लेकिन आरोपी ने पुलिस की मनगढ़ंत कहानी पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल आपको बता दें कि मुठभेड़ में घायल 3 गौ तस्करों में से एक आरोपी का कहना है कि उसे पुलिस घर से उठाकर लाई और अरेस्ट कर उसके पैर पर गोली मार दी। आरोपी का यहां तक कहना है कि उसने कोई फायरिंग भी नहीं की, उसके पास तमंचा तक नहीं था। जबरन पुलिस ने गोली मारी है और इसे मुठभेड़ का चेहरा बना दिया है। बदायूं के ग्राम ललसी नगला से खबर आई है, जहां डीसीएम की छत से सामान उतार रहे मजदूर की हाई टेंशन लाइन से टच होने पर करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि डीसीएम चालक मजदूरी कर वापस लौट रहा था, तभी सामान उतारते वक्त हाई टेंशन लाइन से टच होने से करंट लगने से मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्युत उपकेंद्र को दी और विद्युत सप्लाई को बंद कराया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको ऊपर से नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अब बात शामली की कर लेते हैं, जहां पर कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद उनका परिवार आदमपुर स्थित पैतृक आवास पर पहुंच गया है। उनके भाई राजीव और मां कुंती समेत अन्य कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी गांव में नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि संजीव के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। तो पैतृक आवास पहुंचा है जीवा का शव। भाई और मां समेत रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। शामली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव में ही अंतिम संस्कार कराया जाएगा। कल लखनऊ कोर्ट परिसर में जीवा की हत्या कर दी गई थी। दरअसल कोर्ट में आया हुआ था जीवा और तभी हमलावरों ने आकर जीवा को मौत के घाट उतार दिया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद उसका शव आदमपुर स्थित पैतृक आवास पर पहुंच गया है। उनके भाई राजीव और मां कुंती समेत अन्य कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि गांव में ही अंतिम संस्कार जीवा का किया जाएगा। अभी उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी गांव में नहीं है। आपको बता दें कि संजीव के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल ने बुधवार रात गांव भेड़ी राजपुता में पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को मार गिराया। बुधवार रात सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे थे और इस दौरान जवानों ने रात करीब 9:10 पर ड्रोन की हल्की सी आवाज को सुना। ग्रामीणों ने आवाज को निशाना लगाते हुए फायरिंग शुरू कर दी और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। तो बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, तस्करों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये पाकिस्तानी ड्रोन था जो कि सीमा के उस पार से अमृतसर में दाखिल हुआ था। नशा तस्करी की जा रही थी इस ड्रोन के जरिए और बीएसएफ के जो जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग करके इस ड्रोन को मार गिराया है। ये शत विशत ड्रोन पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से गोलीबारी की गई, जिसके बाद ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया, टूट गया। सीमा पार से ड्रोन आया था अमृतसर में, जिसे सुरक्षा बलों ने, बीएसएफ के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। तो तस्करों की इस कोशिश को नाकाम किया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से इस ड्रोन की, जो ड्रोन था आया था सीमा के उस पार से, लेकिन आतंकियों के नापाक इरादों को नस्तेनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने, भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने। देखिए किस तरह से इस ड्रोन की हालत हो गई है, जो कि सीमा के उस पार से आया था और इस ड्रोन को नस्तेनाबूद कर दिया गया है। सलोनी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई अमृतसर से। सलोनी, सीमा पार से ड्रोन आया था, क्या जानकारी है? फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे मार गिराया। बीएसएफ और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ड्रोन को मार गिराया गया है और ये आए दिन ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की जाती है और अमृतसर के सरहदी इलाका पैनी राजपुताना में इसको मार गिराया है। पुलिस और बीएसएफ की ओर से इसको मार गिराया है और सर्च अभियान में अभी और भी खुलासे होने बाकी है कि ये कैसे संभव होता है। जो पाकिस्तान तस्कर है उनके क्या तार जुड़े हैं पंजाब के तस्करों से और कैसे ये तस्करी करते हैं। पंजाब के अमृतसर में सलोनी इस ड्रोन को मारा गया है। इस ड्रोन से क्या सप्लाई किया जा रहा था? नशीला कोई पदार्थ था या हथियार थे? कहां भेजे जा रहे थे? कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं क्या? जी, ये हेरोइन जो होती है वो बरामद की गई है पुलिस की ओर से। पुलिस और बीएसएफ की ओर से ये बरामद की गई है और ये नशा खेप के लिए ही ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान में किस इलाके से आया, कुछ जानकारी है? कहां जाने वाला था? इस तरह की कोई पहली बार नहीं है सलोनी कि बीएसएफ ने इस तरह के जो आतंकियों के नापाक इरादे हैं उनको नस्तेनाबूद किया हो। इससे पहले भी कई ड्रोन आते रहे हैं सीमा पार से और इन ड्रोनों को मार गिराया गया है सलोनी। लेकिन ये कहां जाने वाला था ड्रोन?
कौन है जो इस साजिश को अंजाम दे रहा है? भारत में भी कुछ लोग हैं जो इस साजिश में है पाकिस्तान के साथ, उनका कुछ पता चल पाया है सलोनी? जी, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गाब बैनी के रास्ताना के पास से ये बरामद किया गया और एक खेत में ये ड्रोन जो है कि पुलिस की ओर से फायरिंग करके गिराया गया था और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि ये तार पंजाब के किन तस्करों से जुड़े हुए हैं जो कैसे ये सप्लाई करते हैं खेप नशे की और कैसे इनका जो तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। अभी तक बीएसएफ की ओर से पुख्ता जानकारी नहीं दी गई और आगे की कार्रवाई चल रही है। ठीक है सलोनी, बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद कोरोना काल के लॉकडाउन के समय नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जो साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, उन सभी को वापस लेने का निर्णय सीएम के निर्देश के बाद लिया गया है। बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी से हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंध किया गया। उसमें सिगरेट, तंबाकू और अन्य मादक उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।